नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दीपिका पादुकोण की एनसीबी के साथ हुई बातचीत को लेकर के कई खुलासे हुए हैं। पिछले कई दिनों से दीपिका की ड्रग्स चैट के सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। एनसीबी को भी इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए थे, क्योंकि एनसीबी इसी के आधार पर ही दीपिका को घेर सकती है। शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे में दीपिका से यह सवाल पूछ लिया जो एक्ट्रेस ने 2017 की अपनी ड्रग्स चैट में लिखा था। एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका से पूछा, माल है क्या? दीपिका ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। दीपिका ने आगे कहा कि हम माल सिगरेट को कहते हैं, माल सिगरेट का हमारा कोडवर्ड है। और एनसीबी ने दीपिका के इस चैट से ये उठा करके दूसरा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, फिर हैश है क्या? ये भी आपके चैट का हिस्सा है? दीपिका ने इसका भी जवाब दिया, कहा माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड टाइप ऑफ सिगरेट को, यानी कि अलग अलग ब्रांड के सिगरेट को कहते हैं। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हो या फिर सारा अली खान, सभी ड्रग्स केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने बॉलीवुड ड्रग मामले में अब शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की गई है। तीनों एक्ट्रेसेस से फोन भी एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं और सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने यह कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सारा अली खान ने ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया है और सारा ने अपने बयान में एनसीबी को यह कहा है उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली है। हाँ, केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान और उसके बाद सुशांत ने उनके सामने जरूर ड्रग्स लिया। श्रद्धा कपूर ने भी ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार किया है, लेकिन उन्होंने भी सुशांत का नाम जरूर लिया है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। बता दें कि सारा और श्रद्धा को रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर एनसीबी ने ही तलब किया था और हालांकि इन दोनों का ड्रग्स मंगाने या ड्रग्स लेने को लेकर के कोई चैट नहीं है। भारत डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान दुनिया को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश और संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि कुछ महीने पहले भी फोन पर उनकी सकारात्मक बातचीत हुई थी और उस दौरान भी उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि वर्चुअल समिट के माध्यम से दोनों देश अपने महत्वपूर्ण इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। पिछले कई महीनों की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व शांति और मानवता को बचाने के लिए समान सोच वाले सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए। बिहार में पिछले लंबे समय से विधानसभा चुनाव को लेकर के नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलवाई है। इतना ही नहीं, भूदेव चौधरी को आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कहा है कि भूदेव चौधरी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा उन्होंने की है और मंगलवार से प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आरजेडी कार्यालय से कार्यभार वो संभालेंगे। और इस मौके पर भूदेव चौधरी ने यह कहा है कि आरएलएसपी निजी स्वार्थ की पार्टी हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा निजी स्वार्थ में पड़ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अपना हित सोचते हैं, इसलिए आरएलएसपी गर्त में जा रही है। महागठबंधन ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को पूरा सम्मान दिया और फिर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आने वाले वक्त में आरएलएसपी में भगदड़ मचने वाली है और एक हफ्ते के अंदर ही कई दर्जन आरएलएसपी के नेता आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। भूदेव चौधरी ने इस दौरान ये भी कहा है कि आरजेडी गरीबों, वंचितों, बेरोजगारों की बात करने वाली है और इसलिए उन्होंने आरएलएसपी का दामन छोड़ करके आरजेडी को ज्वाइन किया है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रहे विवाद को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी कह रहे हैं ना, कहना और करना में फ़र्क है। और एक परिवार में आदमी रहता है जिसको कुछ कमी होती है तो गार्जियन पर दबाव डालता ही है।
तो दबाव अरे डाल पहली रहे हैं। खबर देखी थी आपने? अंतिम समय में आप देखिएगा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट रहेंगे, और जहाँ तक हो सकता है जितना कहेंगे उतना तो सीट नहीं, लेकिन आगे पीछे करके परिस्थिति को समझ करके उनको सीट मिलना है, और एनडीए के पार्टनर हैं, पार्टनर रहें। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस हाँ, तरह ये से तो बयानबाजी कुछ निश्चित दिनों से चल रही है। निश्चित प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन इस तरह की बातों से एनडीए जो है यहाँ उस पर तो असर पड़ सकता है, जनता में गलत मैसेज जा सकता है। कोई जनता में गलत मैसेज नहीं जाना है, सारी प्रक्रियाएं चल रही है, 30 तक सब लोग फाइनल कर लेंगे। आप देख लीजिएगा 30 के बाद ये सब स्थिति सामान्य रहेगी, और जनता को किसको टिकट मिलना है किसको न मिलना है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जनता काम देखती है, और जो नेता है उसको देखती है। और उस संबंध में जो अभी एनडीए का सवाल है, चाहे केंद्र हो राज्य हो, जनता। कृषि कानून के विरोध में पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके जन्म स्थान पर धरना दिया, और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान किया है कि हम केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। बसमाकर छल द्वारा षड्यंत्र से सड़कों पर लाने का काम खुद कैप्टन साहब आपने किया। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और ये बातें आप छेड़ रहे हैं। आज आप खुद धरने पे बैठे हैं। एक मुख्यमंत्री देश की दोनों सदनों द्वारा पारित कानून जो कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो चुका है, उसके खिलाफ धरने पर बैठ रहा है। कैप्टन साहब, धरने से बैठने से अच्छा था कि आपने जो 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करने का वादा किया था, अगर आज आप धरने पर बैठने से पहले वो वादा पूरा कर देते, प्रति एकड़ जो मुआवजा देने की बात आपने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, वो आज पूरी करते, तो किसानों के मन में भी खुशी होती और मेरे मन में भी खुशी होती। लेकिन जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, किसान के हित के लिए लिखा, आप में तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि 70 साल 7 दशक देश की आजादी के बाद किसान को जंजीरों में। हरियाणा के सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अकाली भाजपा गठबंधन टूटने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल का अपना स्टैंड है और जेजेपी का अपना स्टैंड है। बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि पर आधारित बने कानून से किसानों को फायदा होगा, किसानों की फसल की सही खरीद होगी, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अब ये चीज़ कई बार दोहरा चुके, और जब निकट भविष्य में सारी चीज़ सामने आएगी तब उनका पता लगेगा। कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं इसका। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल, कुछ षड्यंत्रकारी संगठन भी उनके साथ मिल करके कर रहे हैं, पर उनका पर्दाफाश हो जाएगा बहुत जल्दी। जब किसान की फसल का परचेज ठीक होगा, उसका दाना दाना बिकेगा, उसके घर में पैसा आएगा, तब सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ये तो वीट परचेज के टाइम पे भी किया था इन्होंने, उसमें कोई दिक्कत आई किसी को? इसमें भी नहीं आएगी। अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है, आपका भी हरियाणा में गठबंधन है, तो क्या स्टैंड रहेगा? उनका अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है, उनकी अपनी राजनीतिक सोच। वहीं राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सोमवार को प्रेस वार्ता की है और केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी बताया है। सचिन पायलट ने कहा है कि जब कांग्रेस इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तब राजस्थान में इन कानूनों को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। सचिन पायलट ने कृषि कानून को लेकर के ये कहा है कि इसके माध्यम से किसानों पर कड़ा प्रहार किया गया है, और जिस तरीके से बिल को राज्यसभा में पारित करवाया गया, उससे साफ है कि सरकार के पास बहुमत नहीं था। सचिन पायलट ने यह कहा है कि पूरे देश भर में कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। हकीकत यह है कि कृषि संबंधित ये जो 3 बिल पारित किए गए थे राज्यसभा लोकसभा में, वो ऐसे विधेयक हैं जिसके माध्यम से एक बहुत घातक प्रहार देश के किसानों पर इस केंद्र की सरकार ने किया है, और जिस
प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा में इस बिल को पारित किया गया, हम सब ने देखा जो प्रक्रिया राज्यसभा में फॉलो करी गई उससे साफ दिखाई देता है कि केंद्र की सरकार के पास बहुमत नहीं था। जब राज्यसभा में वोटों का विभाजन मांगा गया तब डिप्टी चेयरपर्सन ने उसको अनसुनी कर एक तरह से ज़बरदस्ती से वो बिल पारित करवाए। उस पर समूचे विपक्ष ने इसका विरोध किया। कांग्रेस और बाकी अन्य दलों ने जब ये मांग करी कि पहले तो इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, उस मांग को रिजेक्ट किया गया और उसके पश्चात इस बिल को ज़बरदस्ती किसानों का अहित साधते हुए जानबूझकर कोरोना की महामारी में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है उस वक्त कृषक और किसान संबंधित सभी लोगों को बहुत हानि इस बिल से पहुंच रही है, ये जानते हुए भी जानबूझ। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिल किसानों के खिलाफ है, इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं है। बता दें कि किसान कानून के खिलाफ किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। देश के कई हिस्सों में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसान विरोधी विधेयक को पारित करते हुए कानून बनाने का काम किया है। इसके विरोध में किसान जो है धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो किसानों के साथ लाभबद्ध होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और उसी कड़ी में आज 28 सितंबर को पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के किसान और एपीएमसी विधेयकों के विरोध में गुजरात में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया है और सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया गया और सरकार नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान अमित चावड़ा, परेश धनानी और अर्जुन मोड़वाड़िया सहित कई कांग्रेस नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वहां पर हिस्सा लिया, जिनको गिरफ्तार भी किया गया। कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में 2 आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए गए और इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि अवंतीपोरा के शबूरा इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं और इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपने साथ सेना के 50 RR और सीआरपीएफ की टीम को लेकर के पूरे इलाके को घेर लिया। जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, इलाके में छिपे हुए आतंकियों की तरफ से टीम पर फायरिंग शुरू की गई और इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढेर करने में सफलता हासिल की। बराबर जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले त्राल में कामयाब ऑपरेशन हुआ, 3 दिन पहले अनंतनाग में एक और कामयाब ऑपरेशन हुआ और पिछली रात समूरा अवंतीपोरा में जो ऑपरेशन हुआ उसमें हमारी पुलिस, आर्मी, सीआरपी सब ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन किया। हमारे अवंतीपोरा का पुलिस, आर्मी की तरफ से 50 RR और सीआरपी का 110 बटालियन इसमें शामिल था। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा क्योंकि उस वक़्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह, और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है। और हरियाणा के करनाल में आज इनेलो नेता अभय चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर कृषि किसान कानून के विरोध में डीसी करनाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही कानून को वापस लेने की मांग की गई। सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके
किसान को कैसे मारा जाए, इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों के किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से कृषि बिल पास होने के बाद देश के कई हिस्सों में किसानों के समर्थन में कांग्रेस और अन्य पार्टियां मोदी सरकार के विरोध में हैं और वहीं बाजपुर और गदरपुर में भी किसान कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और किसान कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार होगी। बता दें कि कांग्रेस के आह्वान पर किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। हिंदुस्तान में सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते और कोविड ने, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं। एक कृषि ही ऐसा था जिसने कोविड में भारत को आत्मनिर्भर रखा। भारत में इतना स्टॉक था, 2 साल के लिए भी भूखमरी कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए ये जो उद्योगपति घराने, इनकी काली दृष्टि कृषि उद्योग पे पड़ गई है और भारत सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और उस उद्योग को कैप्चर करने के लिए ये साजिश है। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भारत सरकार पे और उनके झूठे वादों पर। ये काला कानून है। न्यूनतम जो मूल्य दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि वो ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं। दूसरा, एपीएमसी को ख़त्म करने की बात चल रही है, जो कि मंडियाँ हैं, जो सरकारी मंडियाँ हैं, उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। ये दोनों अगर ख़त्म हो गई और दूसरा वो कह रहे हैं कि किसानों को फसल को पहले से ही कॉर्पोरेट जो है उसकी बुकिंग कर लिया करेंगे। कहीं ना कहीं ये साहूकारी सामंतवादी प्रथा को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को पुलिस शासित राज्य में बदल दिया है और सत्ता द्वारा उनकी लंबे समय से अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 154 में ये उल्लेख है कि राज्य के कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल में निहित होंगे और वो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। और धनखड़ ने अपने पत्र का जवाब देने में गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करने पर पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र की आलोचना की है और कहा है कि पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब वासियों ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का विधिमंडल दल का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला। विषय था कृषि कानून जो अभी अभी पारित हुए हैं, और उसके बारे में हमने अपना ज्ञापन दिया और गुजारिश की कि प्रधानमंत्री के पास वो हमारी बात रखें। राज्यपाल महोदय ने सारा पढ़ा हमारा ज्ञापन और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री के पास भेजूंगा। उसके बाद चर्चा हुई और राज्यपाल महोदय का यही मानना था कि भाई आक्रोश तो है, लेकिन दलगत राजनीति से अलग हटकर हम कुछ लोग बैठ के उसमें अगर चर्चा करके कुछ हल निकाल सके तो करना चाहिए। अब ये पहल प्रधानमंत्री को करनी होगी। आज केशव उपाध्याय इन्होंने भी किसी ली, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को व्यापारियों की चिंता है, इसलिए वो ऐसे इस तरह से वो मांग कर रहे हैं। देखिए, हम जो मांग कर रहे हैं हमने ज्ञापन में लिख के दिया है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि पूरी कृषि अर्थव्यवस्था बड़े औद्योगिक घराने के हाथ में ना सौंपी जाए। जो कालाबाजारी के खिलाफ हमने कानून बनाया था, क्या आप कालाबाजारी की आवश्यकता नहीं है, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कानून क्यों बनाया, उसका तर्क क्या है, लॉजिक क्या आपको समझा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है और इस पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में सुनते हैं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहली बात तो देश भर में नहीं है, अगर देश भर में होता तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी होना चाहिए। दोनों प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश हैं और दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों में शांति है। अगली बात, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना कि ISI इसमें इन्वॉल्व होती है, तो आप तो शरारत करना चाहते हैं। आप देश को ये धमका रहे हैं कि आप हमारी सुनिए, नहीं तो हम विदेशी ताकतों साथ मिलकर यहाँ पे शरारत करेंगे, ऐसा कुछ समझाना चाहते हैं कैप्टन साहब। मैं निवेदन करूँ कैप्टन साहब से कि इसको आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। ये किसानों का भले के लिए बिल है, आप इसमें राजनीति मत करिए। अगर आपको लगता है कि कोई विषय रह गया तो आप वापस से सरकार से बात कर सकते हैं, परंतु इसको आप ऐसा मत प्रदर्शित करिए जिससे इसमें देश के किसी आंतरिक व्यवस्था पे खतरा हो जाएगा। अब किसान कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल भी सड़क पर उतरने लगा है, जिसको लेकर के बीजेपी नेता जीवन गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। चाहे पंजाब की कांग्रेस सरकार हो, पंजाब की कांग्रेस पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या शिरोमणि अकाली दल हो, किस बात के धरने लगा रहे हैं, किस बात को लेकर ये हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। 3 खेती कानून जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, वो कानून किसान के हितों में है। MSP, मंडियां, सरकारी खरीद, ये है, ये रहेगी भी। इसका प्रमाण आज मंडियों में, पंजाब की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। सरकारी एजेंसियां, पंजाब और हरियाणा के बाद यूपी में भी अब किसान कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। यूपी में कृषि कानूनों के विरोध को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। किसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको नष्ट करने वाला बिल है। किसान की ताकत को खत्म करने वाला बिल है। किसान की बार्गेनिंग पावर को चौपट करने वाला बिल है। किसान के MSP के सपोर्ट को खत्म करने वाला बिल है। मंडियों के माध्यम से जो भी मदद होती थी उसको नष्ट करने वाला बिल है। उसके खिलाफ ये बिल है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों की मदद करने वाला, जो सूट बूट के बड़े लोग, जो बड़े मित्र होंगे इस सरकार के, चाहे मानी किसी लेवल पे भी हों, उनको मदद करनी है, उनकी जेबें भरनी है, उसका बिल है। किसान का इसका बिल्कुल खिलाफ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद से ही देश और विदेश से राम भक्त लगातार दान दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए तमाम हिंदूवादी संगठन भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के संगठन विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 2,22,000 का चेक दिया है और रामलला को 56 भोग भी लगाए गए, नए वस्त्र और पर्दे अर्पण किए गए। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी लाल प्रजापति ने यह बताया है कि गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन का प्रस्ताव था कि संगठन मंदिर निर्माण में सहयोग करे। हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से संगठन चलता है। हमारे प्रदेश महामंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी का
और धर्माचार प्रमुख हमारे महंत डॉक्टर हरिओम पाठक जी का एक प्रस्ताव था कि हम लोग भी इस मंदिर निर्माण में कुछ सहयोग करें। उत्तर प्रदेश की सभी जिला इकाइयों ने अपना थोड़ा थोड़ा अंशदान दे करके आज 2,22,222 का चेक प्रस्तुत किया। जैसा कि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने कहा कि ये हमारा आखिरी नहीं है, हम इस प्रकार का कार्य करते रहेंगे। आज हमने प्रभु श्री राम की सेवा में 56 भोग लगाया, उनका प्रसाद लिया, उनके लिए जो पर्दे थे पर्दों को हम लोगों ने बदलवाया, प्रभु श्री राम के वस्त्र को हम लोगों ने बदलवाया। ये विश्व हिंदू महासंघ के उत्तर प्रदेश के जो कोने कोने के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये उन सब लोगों का सहयोग है जो योगी जी महाराज जी में आस्था रखते हैं और श्री राम माननीय अध्यक्ष और उसके सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर के उन्होंने भगवान रामलला को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया। उनके वस्त्रों को बदलने की व्यवस्था उपलब्ध कराई, पर्दे बदले और 2,22,000 का दान उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किया चेक के माध्यम से। हम विश्व हिंदू महासंघ परिवार को इस अवसर पर साधुवाद व्यक्त। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस अवाम दल के बीच सीटों को लेकर के बातचीत अंतिम दौर में है और सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते के अंत में सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हालांकि ऐलान से पहले आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर सीटों को लेकर के दबाव बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरजेडी करीब 150, कांग्रेस करीब 70 और वाम दल 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सूत्रों के मुताबिक 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत अभी चल रही है और आरजेडी अपनी सीटें कुछ और बढ़ा सकती है क्योंकि वो अपने चुनाव चिन्ह पर वीआईपी पार्टी के आधा दर्जन उम्मीदवारों को उतारेगी और वाम दलों में सीपीआई और सीपीआईएम और एल शामिल हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक 2 या 3 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का सवाल है तो बातचीत की शुरुआत में ही यह तय हो गया था कि 2015 वाले फॉर्मूले के तहत कांग्रेस की लड़ी हुई 41 सीट और आरजेडी की 101 सीट परस्पर दोनों के पास रहेगी और बची 101 सीटों में से 20 वाम दलों के लिए और 50 सीटें आरजेडी और 30 कांग्रेस के खाते में आई। हालांकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव वाले अनुभव की वजह से सावधानी बरत रही है। जब आरजेडी के साथ गठबंधन में पहले कांग्रेस के लिए 12 सीटें तय हुई थी लेकिन बाद में मिली केवल 9 सीटें थी और उस समय आरजेडी ने राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस को देने का वादा किया था जिसके बाद में वो मुकर गई। अक्टूबर में एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार हैं। दुर्गा पूजा को लेकर के रामलीला तक आयोजन होता है और इस बार कोरोना वायरस के चलते त्योहारों और आयोजनों को लेकर के सख्ती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 प्रमुख आयोजनों दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर के गाइडलाइंस जारी की है। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। वहीं रामलीला मंचन को लेकर के नियम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामलीलाओं का मंचन प्राचीन परंपरा है। दशकों से परंपरा के अनुसार रामलीलाएं होती आई हैं और ऐसे में इस बार परंपरा ना टूटे इसलिए रामलीलाओं के मंचन को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज
इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडियों में सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद एक भी दाना नहीं खरीदा गया। आज किसानों के पास मोबाइल पर आए मैसेजों ने दिक्कतों को और भी बढ़ा दिया है। मैसेज के बाद किसानों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों का यह कहना है कि प्रति एकड़ पैदावार 30 क्विंटल हुई है। ऐसे में 2 या 3 क्विंटल फसल मंडी लेकर के आना किसानों के लिए संभव नहीं है। सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। किसान यूनियनों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपका देवेंद्र जी। तो कैसे क्या मैसेज आया आपके पास? 3 क्विंटल का आया जी। यही आया जी 8 से लेके 2 बजे तक 29 तारीख को। ब्याज कटवानी थी, कल को लेके आनी थी। लेकिन ये 3 क्विंटल में आ गया 10 किले हैं जी। कम से कम 27-28 क्विंटल 30 ही लगा लो। 30 क्विंटल से घट पाती है जी। तो ये 30 क्विंटल 10 किले 300 क्विंटल होगी जी। तो 3 क्विंटल कितने दिन में पूरी होगी जी? 1 महीने में 1 किला पूरा होगा जी। बाकी 9 किले कहाँ गिरेंगे जी? क्या मतलब ये मजाक है? मजाक ही है जी, और क्या है जी? ये तो एक किसान के लिए मजाक ही बना रखा जी। मद्दा मजाक है बिल्कुल। जो है किसान पहुंचे आज, आप की करेंगे? किसानों का कहना है कि उनके पास जो मंडी में फसल लाने के लिए मैसेज प्राप्त हो रहे हैं वो कोई 1 क्विंटल का है, कोई 2 क्विंटल का है। तो इस तरह के मैसेज उनके पास आ रहे हैं। तो इस विषय में हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी से भी, उनके संपर्क में हम। हो सकता है ये कोई टेक्निकल मिसमैच की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है, तो इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। किसानों का ये भी कहना है कि कुछ जिन किसानों की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई है उनके पास भी लाने के लिए मैसेज आ गए हैं। जिनकी तैयार है जो काट चुके हैं उनके पास मैसेज नहीं आ रहे। जो सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स थे उनको एक विकल्प दिया गया था कि एक मैसेज दिया गया था और उसमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया था। आप उस लिंक पे जिस सप्ताह के अंदर आप मंडी में अपनी फसल लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सीएम योगी पहुंचे और उन्नाव को करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम योगी ने 51 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने वहां पर किया है। और इस दौरान सीएम ने एक महत्वपूर्ण सौगात क्षेत्र के लोगों को 100 बेड के अस्पताल के रूप में दी है। इसके अलावा पेयजल, शिक्षा और सड़क समेत तमाम परियोजनाओं की सौगात दी गई। बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद साक्षी महाराज समेत जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को एक और नया गठबंधन देखने को मिला है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को पटना में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि पीडीए बनाने का ऐलान कर दिया है। और इस गठबंधन में पप्पू यादव के साथ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीपीएल मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। और आपको बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में कांग्रेस से ये कहा था कि वो भाजपा और एनडीए को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव के सामने झुकने को तैयार हैं और महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि पप्पू यादव महागठबंधन की गाड़ी के पहिए नहीं बन पाए।
महाराष्ट्र में सियासी अटकलों के बीच आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामदास आठवले ने यह कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना का आना शिवसेना के लिए ज्यादा फायदेमंद है और शिवसेना नहीं आती तो एनसीपी को बीजेपी के साथ आना चाहिए। आठवले ने यह कहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ 50-50 की भागीदारी में सरकार बनानी चाहिए और मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को दे देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना और बीजेपी के साथ आने से सुशांत की मौत के मामले की जांच या ड्रग्स मामले की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करना है तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना जो है उसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री पद मिलेगा ना मिलेगा 50% सत्ता तो मिलने वाली थी, लेकिन एकदम बैक टू मतलब एकदम उल्टा निर्णय जो है शिवसेना ने लिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना अगर पूरा करना है तो उद्धव ठाकरे जी ने दोबारा बीजेपी और आरपीआई के साथ आना चाहिए। शिव शक्ति भीम शक्ति जो है एक साथ रहनी चाहिए, तो ही महाराष्ट्र का भला है और उसमें ही शिवसेना का भला है, हम सब लोगों का भला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय होना चाहिए। और अगर शिवसेना नहीं आती है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी हमारा निमंत्रण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस एनडीए के साथ आइए। अगर एनडीए के जो पार्टनर एक दो हमारे निकले हैं। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने यह कहा है कि अगर वो कोरोना से संक्रमित हुए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गले लगाएंगे ताकि वो कोविड-19 मरीजों के परिवारों का दर्द समझ सके। दरअसल दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में रविवार शाम को बीजेपी के एक कार्यक्रम में हाजरा द्वारा की गई टिप्पणी के लिए सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। हाजरा ने यह कहा है कि हमारे कार्यकर्ता कोरोना वायरस से भी बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। खबर है कि आरएलएसपी दोबारा से एनडीए में वापस आ सकती है और चर्चा का विषय बनी इन तमाम अटकलों पर आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने स्थिति साफ करते हुए क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। तो आप लोगों को जो मर्जी आप दिखाते हैं फिर उसका खंडन भी करते हैं। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को फिर से किसानों के समर्थन में सामने आए और संगरूर के धुरी में अपने एक पैतृक गांव में पहुंच करके सिद्धू ने किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा अगर राज्य सरकार दूध पर एमएसपी दे सकती है तो किसानों की फसलों पर एमएसपी क्यों नहीं दे सकती। किसानों के मुद्दे पर सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। धुरी के नजदीकी गांव मानावाल में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी। आखिरकार पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा और सैनी से मोहाली स्थित मोटर थाने में करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। सैनी समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन उनकी गाड़ी को थाने के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद पैदल ही सैनी को अंदर जाना पड़ा। लेकिन 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनके वाहन को थाने के अंदर ले जाने की इजाजत मिली, जहां से वो अपने वकील के साथ चले गए। और बता दें कि पूर्व डीजीपी पर मुल्तानी अपहरण और मर्डर का आरोप है। बिहार के मुंगेर मंडल कारागार में छापेमारी अभियान चलाया गया। लगभग 1.5 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान विभिन्न वार्डों में तलाशी ली गई। आपको बता दें कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर के छापेमारी हो रही है और इस दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए जा रहे हैं। मौके पर एसडीएम और एएसपी समेत काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। सवेरे जेल में मैं और एसडीपीओ और यहाँ के कई थाना प्रभारी थे, पुलिस बल के साथ हम लोग गए थे। जेल के सभी वार्डों में हम लोगों ने छापेमारी की। कुछ चीलम खैनी इसी तरह के सामग्री को छोड़कर कोई और आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ।
ये एक रूटीन औचक निरीक्षण है निर्वाचन के क्रम में, ताकि कहीं से भी कोई भी जो भी कुछ स्थिति हो वो उसको नियंत्रित रखा जा सके और किसी भी प्रकार की आपराधिक जो गतिविधि है उस पर रोक लग सके और शांतिपूर्वक चुनाव हो। इसी उद्देश्य से एक हरियाणा के सिरसा में बिजली बोर्ड यूनियन के सदस्यों और बीजेपी नेताओं में टकराव की स्थिति बन गई है। आज दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और टकराव की स्थिति को देखकर के भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात करना पड़ा और इस दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। वहीं बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मारपीट, दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों बिल नहीं भरने के कारण बिजली बोर्ड ने एक बीजेपी नेता का कनेक्शन काट दिया था और इसी को लेकर के ये पूरा विवाद पनप रहा है। है कि इनको दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और ना ही अभी मैंने महिला थाने में कंप्लेंट दी है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। हमने इसीलिए धरना लगा रखा है जब तक ये दोषी गिरफ्तार ना हो जाए। बस हमने पहले भी मतलब सरकारी हिसाब से ही काम किया और कल भी जो हमारे एसपी सर ने दी है वो भी सरकारी हिसाब से किया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ये लोग मीडिया में दे रहे हैं। ठीक है, हम उनका कहना था कि बिल भर दिया, उसके बावजूद बिल कनेक्शन काटना, बिल उन्होंने बाद में भरा, मीटर पहले उतार लिया, बाद में तो वो तो लोग कुछ ही कहते रहे। अगर फिर इसका मतलब बिल पेंडिंग था, दोषी थे ना, तो 2019 से नहीं भरा तो अब क्यों भर दिया? दोषी थे ना। तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आपने खुंदक में उनका कनेक्शन काटा। मेरी क्या खुंदक है जी, मैं तो पर्सनल अपनी जॉब कर रही हूँ, कोई दिक्कत अपने नहीं। मांग पत्र में रोष प्रदर्शन के माध्यम से इन बिजली बोर्ड वालों के खिलाफ इतनी सारी भारी जनता लेकर पहुंचे हैं। भारी जनता जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुई है, उनकी मांगों को लेकर हम बिजली विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। रोष प्रदर्शन की जो मुख्य मांगे हैं वो इन बिजली विभाग के खिलाफ है कि यहाँ का जो कमलेश कौर है, जय है, एसडीओ सुरेंद्र कुमार रेडू है, हमारे जो रणधीर कुमार एससी हैं, इन्होंने बिजली विभाग के अंदर आकर जनता को खून चूसने का काम कर रखा है। आज आप सबको पता है कि देश के अंदर, विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोविड नाम की महामारी चल रही है, जिसमें आम जनता कमाने तो दूर की बात, उनके घर के रोटी खाने के लाले भी पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, कमलेश कौर जैसी भ्रष्ट अधिकारी लोगों के घर में जाकर उनका खून चूसकर किसी के बिल 4000, किसी का 10,000। वही कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचेरी ब्लॉक के मीर गांव में अखरोट की अच्छी पैदावार होने के बावजूद किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि पंचेरी ब्लॉक में 70 किसान अखरोट लगा रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अखरोट बेचने का बंदोबस्त किया जाए। तो अखरोट कश्मीर में ही होता था, जहां पर बहुत कम होता था, लेकिन महकमा बागवानी की वजह से जहां पर फार्मरों ने काफ़ी तादाद में आर्चर्ड तैयार किए हैं, तो ब्लॉक पंचेरी की बात करूं तो 70% जो हमारे किसान हैं वो आज अखरोट लगा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से जहां पर काफ़ी क्रॉप हो रही है तो लोगों को फ़ायदा भी मिला है, लेकिन बदकिस्मती जो हमारी है वो ये है कि पिछले साल ये जो कोविड-19 चला, जिसकी वजह से ये जो अखरोट होता था कटरा में जाता था, उधमपुर में जाता था, जम्मू में जाता था, तो जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आते थे वो ले जाते थे। लेकिन मतलब इस साल मार्च से लेके सारी मार्केट बंद रही, कोई टूरिस्ट नहीं आया, जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो गया है। तो आज व्यापारी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अखरोट का रेट कोई पिछले साल 150-200-250 रुपये पर किलो भी गया था जहां से, लेकिन इस बार 100 रुपये किलो भी उठाने वाला नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस अखरोट की क्रॉप को बेचने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त करें। ये हजारों की तादाद में है। अगर हम बात करें जहाँ पर 10,000 फैमिली है ब्लॉक पंचेरी की, तो 10,000 फैमिली में से 6,000 फैमिली के पास अखरोट होंगे, तो जेनिया के बहुत ज़्यादा होंगे। वो हो सकता है किसी के पास 50 केजी है, किसी के पास 1 क्विंटल है, किसी के पास 2 क्विंटल है, किसी के पास 10 क्विंटल है, लेकिन ये है कि 6,000 फैमिली ऐसी होंगी जिनके पास
कहीं ना कहीं अखरोट है, किसी के पास 50 किलो ही होगा, लेकिन 50 किलो भी वो अगर 150 रुपये के हिसाब से बेचेगा 7,500 उसका आएगा। तो ये है कि एक रोजगार का साधन अखरोट जहाँ का है। इसके अलावा जहाँ पर नाशपाती, सेब। यूपी के एटा के गांव नगला नारायण में एक बुजुर्ग की रास्ते में पीट करके हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपियों ने नगला नारायण गांव के निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया और वहीं मामले की सूचना मिलने पर लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। वहीं आनन फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल बुजुर्ग को पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्षेत्र में एक खानदान के कुछ आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट के घायल कर दिया गया। बाद में उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों की तरफ से तहरीर थाने पर आई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। नामजद FIR आई है। इसमें सत्येंद्र नाम का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सिरसा में पीटीआई टीचर्स ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आज पीटीआई टीचर्स के धरने का 106वां दिन है। पीटीआई टीचर्स ने लाठी चार्ज की भी निंदा की है। पीटीआई टीचर्स का यह कहना है कि 1 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल ने पीटीआई टीचर्स को बातचीत का न्योता दिया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम मनोहर लाल उनको नौकरी की बहाली का आश्वासन देंगे और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हमारी जो मीटिंग है पीटीआई की 1 अक्टूबर को फिक्स हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और हमें पूरा आश्वासन है कि वो मुख्यमंत्री हमारा समाधान निकालेंगे। तो हम इस आश्वासन के साथ ही हम मीटिंग में जा रहे हैं। यदि हमारा समाधान नहीं निकलता तो हम अपने आंदोलन को, संघर्ष को और तेज़ कर देंगे और उग्र कर देंगे। तो इसकी कोई जिम्मेवारी है, कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। तो हमें 106 दिन धरने के ऊपर बैठे हुए हो गए हैं। मीटिंगें 2-3 मुख्यमंत्री जी से हो चुकी हैं, कोई उसका कोई सकारात्मक कोई उसका हल नहीं निकला। तो हम अब 1 अक्टूबर को हमें पूरी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनका दायित्व बनता है हरियाणा सरकार का कि हमने साइबर अपराधियों के निशाने पर अब हरियाणा पुलिस भी आ गई है। हरियाणा पुलिस में जींद जिले में नवनियुक्त एसपी ओपी नरवाल के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी परिचित से पैसे मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद एसपी ओपी नरवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उनके पास सोनीपत से किसी परिचित का फोन आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर के 20,000 रुपये मांगे गए। मेरे को भी अभी किसी मेरे मित्र ने सोनीपत से फ़ोन करके बताया कि आपके नाम से फेक आईडी पे कुछ पैसे मांग रहे, तो उसमें हमने कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जो उचित कार्रवाई बनती है। आपको पता ही आजकल साइबर क्राइम डे बाई डे बढ़ रहा है। इसमें साइबर की टीमें जो जैसा कि सीनियर अफसरों का भी आदेश है कि उनमें बढ़िया जो अच्छा काम जिनको आता है उनको इस काम में लगाइए। वो टीमें हर ज़िले में एक साइबर सेल बना हुआ है, वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसी क्रमांक साथी ने सोनीपत से फ़ोन किया है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य चुनाव आयोग ने आज 17वें तिब्बती संसदीय चुनावों के लिए चुनावी कैलेंडर की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त वांगडू पेसुर ने तमाम घोषणाएं की हैं और घोषणा के अनुसार सिक्योंग के लिए प्रारंभिक चुनाव और 17वीं तिब्बती संसद के सदस्यों के लिए 3 जनवरी 2021 को स्लेट किया गया और अंतिम चुनाव 11 अप्रैल 2021 को होना है। इसमें 2 विषय था। एक जो है हमारे जो अध्यक्ष जो है ना, सिख हम लोग तिब्बती में सिक्योंग कहते हैं, अध्यक्ष जी का जो कैंडिडेट्स जो है वो कंफर्मेशन है। उसमें हम लोग ने ये तय किया कि फाइनल जो कैंडिडेट जो है वो 2 होगा, तो वो एक हमारी तरफ से कंफर्मेशन है।
एंड दूसरा चीज़ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था कि इलेक्शन का डेट कब होगा। तो हमारे प्रिलिमिनरी जो है वो 3 जनवरी 2021 को हो रहा है और फाइनल इलेक्शन जो है वो 11 अप्रैल 2021। यूपी के हरदोई के मजरा निबहरा गौशाला में दर्जनों गौवंशों की भूख की वजह से मौत हो गई और चौकीदार का कहना है कि सेक्रेटरी और प्रधान को सूचना दी गई थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस घटना से जब स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा तब प्रशासन ने जाकर के मौके का मुआयना किया। चालीस से 50 गाय जो है यहाँ पर बाहर जो फील्ड है गौशाले के बाहर वहाँ पर मृत पाई गई हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो अब तुम लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग है ये कि जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान की सिरोही के अबू रोड पर एक भूसे से भरा ट्रेलर पलट गया। दरअसल ट्रेलर गुजरात से उत्तराखंड से आने जा रहा था और वहीं गाय सामने आने और टायर फटने से ये हादसा हुआ है और पोलैंड के डिवाइडर पर ट्रेलर पलट गया। हालांकि यूपी निवासी चालक और खलासी ने खुद कर जान बचाई लेकिन दुर्घटना से रास्ते में जाम लग गया और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। यूपी के संभल में छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है और दरअसल मामला गुन्नौर थाना के गांव पतरिया का बताया जा रहा है जहां पर 42 साल का मजदूर अपने घर में छज्जे पर बैठा था। वहीं अचानक से छज्जा गिरने से मजदूर की मौत हो गई और मजदूर के परिजनों ने पोस्टमार्टम से बचने के लिए पुलिस को सूचित नहीं किया। बिना बताए मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कहती हो लेकिन सरकारी मुलाजिम सीएम के आदेशों को दरकिनार करके गलत तरीके से रिश्वतखोरी कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। यूपी के कौशाम्बी में चायल तहसील के गोहानी गांव में भी लेखपाल सूर्य नारायण मिश्रा के कुछ इसी तरह के कारनामे सामने आए और आरोपी लेखपाल ने ग्रामीणों से कृषि पट्टे के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे थे लेकिन जब काफी दिन तक उन्हें पट्टा नहीं मिला तो ग्रामीणों ने चायल एसडीएम ज्योति मौर्य से शिकायत की। उन्होंने प्राथमिक जांच करवाई तो लेखपाल पर लगाए गए आरोप सच साबित हुए। फिलहाल एसडीएम ने भ्रष्टाचार में संलिप्त गोहानी गांव के लेखपाल सूर्य नारायण मिश्र को सस्पेंड कर दिया। कोरोना महामारी में कुछ ही लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे हैं और ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर भक्तों के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी शुरू की है और प्रसाद के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर बुकिंग करनी होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने यह कहा है कि जो भी भक्त प्रसाद बुक कराते हैं उनके नाम से प्रसाद माता के भवन में जाता है और उनके नाम की पूजा की जाती है। प्रसाद 3 पैकेजिंग में है, 500 रुपये, 1100 रुपये और 2100 रुपये। 72 घंटे में हम उनको प्रसाद भेज देते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद रही, 16 अगस्त से स्टार्ट किया गया पर रेगुलेटेड मैनर में चल रही है जिससे पूरे डिवोटीज जो यात्रा नहीं कर पाते तो इसके लिए ये डिसाइड किया कि माता के भक्त हैं जो घर पे बैठे ही पूजा प्रसाद प्राप्त कर ले। इसके लिए जो बुकिंग जो है हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे होती है। इसमें 3 पैकेजेज है, 500, 1100, 2100। तो जो भी भक्त जन वो पूजा प्रसाद बुक करवाते हैं, जैसे ही बुक होते हैं तो उनके नाम के साथ माता के भवन में जाता है, उनके नाम की पूजा की जाती है। उसके पश्चात जो है माता का प्रसाद जो है वो पैक करके हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं जिससे कि जितने भी माता के। छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में लॉकडाउन है और राजधानी रायपुर में भी पाबंदी है लेकिन इसके बावजूद तेलीबांधा इलाके में कल देर रात होटल क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी हुई जिसमें गोली भी चली, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची और क्वींस क्लब को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल मची हुई है। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है और रविवार को अलीगढ़ में जमकर के हंगामा आजाद समाज पार्टी की तरफ से किया गया था। रावण सरकार पर लगातार आरोप लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। उन्होंने गरीब, मुस्लिम और महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया कि अब सिर्फ समाज सेवा से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक मंच लेकर सत्ता में आना पड़ेगा ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम की जा सके। उत्तराखंड में बीजेपी कृषि बिलों के जो प्राविधान है उसके बारे में किसान से सीधा संवाद करेगी और पार्टी ने कांग्रेस दुष्प्रचार का भी जवाब देने के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई है। इसके तहत प्रदेश में 2200 शक्ति केंद्रों पर किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा और इसके लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने यह बताया है कि कृषि बिल में किसानों के हित में किए गए प्रावधानों के बारे में किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। इस बारे में फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर और भड़का करके सड़कों पर लेकर के आ रही है, प्रदर्शन करवा रही है। इसके तहत अब प्रदेश में 2200 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी किसान मोर्चा के जरिए पार्टी पदाधिकारियों से तालमेल कर किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। पहले 252 मंडलों में यह काम किया जाना था, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।